सर। तो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा ना सबका? क्या क्या यस सर, बोल रहे सब बहुत लोग? आसान है सर। स्पेसिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी आपका वर्क हो रहा है उसमें क्या यस क्या आइटम्स हमें एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए उस आइटम का हमको स्पेसिफिकेशन लिखना है। स्पेसिफिकेशन लिखने से क्या होगा कि हमें उसका बेसिकली जो कॉस्ट है वो पता चलेगा। प्लस स्पेसिफिकेशन आपको एसओआर में दिया रहता है, आप वहाँ से अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से आप वहाँ से क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन चूज करेंगे और उससे हम लोग अपना एस्टिमेट डीपीआर तैयार करेंगे, ताकि जो कॉस्ट होगा, जो रेट होगा, उसका रेट वहाँ से हम लोग उठा सके उसके कॉरस्पॉन्डिंग। प्लस जो स्पेसिफिकेशन होता है हर महीने में पूरा होना चाहिए, जैसा कि आपने देखा था, हर चीज़ उसमें रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर जितना चीज़ आपको कहना है उसमें, जैसा कराना है काम, हर चीज़ वहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, देखिए वैल्यूएशन की अगर बात करें तो इस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूएशन जो नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि वैल्यूएशन मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना, वो एट एनी टाइम, जैसे आज मान लीजिए हमारा कोई बिल्डिंग पुराना हो गया, ठीक है, कोई घर पुराना हो गया, या कोई आपका मशीनरीज है, जैसे बाइक यूज करते हैं, आप करते हैं, तो एक होता है ना कि जैसे बाइक आपने यूज कर लिया 7 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद मान लीजिए आपको उसको बेचना हो कहीं, तो बेचने के लिए फिर क्या है, वहाँ पे एक वैल्यूएशन एक टर्म आता है कि वैल्यूएशन उसका निकालना है एट एनी टाइम। किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, तो वही एक प्रोसेस है, वैल्यूएशन है, हम लोग सब लोग करते हैं वैल्यूएशन, किसी ना किसी चीज़ का, छोटा मोटा चीज़ का वैल्यूएशन करते रहते हैं। भला देखते हो कि घर, गांव घर में भी देखते हो, या आसपास में दोस्त लोग हैं, मोबाइल जो है खरीदा, मोबाइल बेचा, तो ये क्या होता है, तो उसका वैल्यू जो है, वैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। तो आप लोग करते हैं, लेकिन आपको ये टर्म पता नहीं कि हाँ वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक ये चीज़ है कि वैल्यूएशन किया जाता है। तो बाकी जो भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे अभी सिविल में पढ़ेंगे, तो सिविल में वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ेगी, जैसे मान लिया आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जमीन है खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो देखते हैं कैसे आपको समय के अनुसार, जैसे अगर हमको अभी खरीदना है तो अभी का जो वैल्यू होगा उसका कितना होगा। ओके, मान लीजिए आप 10 साल यस पहले खरीदते तो उसका वैल्यू कुछ और होता। ठीक है, जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, जैसे ही टाइम चेंज हो रहा है, वैसे ही आपका वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, सब जो कॉस्ट, ये सॉरी प्राइस है, वैल्यू है, वो सब चेंज होते रहता है, तो इसलिए इस पे हम लोग को वैल्यूएशन में पढ़ना यही सब है। तो बेसिकली अगर बात करें कि हमको, आप लोगों के पास बुक है ना, यस सर। बुक यस रखे हैं? सर। हाँ सर। ठीक है, तो आपको बुक में अगर देखिएगा, क्या तो एक यहाँ पर डेफिनेशन आपको मिलेगा वैल्यूएशन का। ठीक है, दैट इज द वैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी एट ए स्टेटेड टाइम। मतलब किसी भी टाइम पे, ठीक है, अगर हमको उसका प्रेजेंट जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट उसका वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, मार्केट वैल्यू बोलिए, फेयर वैल्यू बोलिए, तो जब चाहिए वो प्रॉपर्टी का प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग को जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं वैल्यूएशन को अप्रोच करने के लिए, उसको निकालने के लिए, तो वो चीज़ें हैं। तो अगर हम बोले इसका पर्पस क्या है या नेसेसिटी क्या है, तो हम लोग जनरली क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्या होगा बताइए, नेसेसिटी क्या लग रहा होगा? तो देखिए वैल्यूएशन की जरूरत कहाँ कहाँ है आपको, जैसे मान लीजिए आप कभी जो है कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, तो फॉर बाइंग और सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, आप हो गया एक पर्पस, एक नेसेसिटी यहाँ हो जाएगा। कोई लोन्स वगैरह आप लेते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए आप किसी गिरवी रखते हैं, ठीक है, मोर्टगेज की बात करें, किसी कुछ मतलब होता है ना कि कहीं कहीं कि ये रखा जाता है कुछ गिरवी टाइप, तो वो सब चीज़ करते हैं, तो उसका वैल्यूएशन होता है, उसका वैल्यू निकाला जाता है कि आप जो दे रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। तो जो करंट मार्केट रेट है प्लस जो है उससे वैल्यूएशन उसका निकाला जाएगा। उसके बाद रेंट फिक्सेशन जो हो गया, जैसे आपका मान लीजिए अगर बिल्डिंग है, ठीक है, फ्लैट वगैरह बनाया आपने, उसको आपको रेंट पे देना है, तो रेंट फिक्सेशन आप करेंगे। तो रेंट फिक्सेशन ऐसे करेंगे कि जो आपने
एक्चुअली उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाया है प्लस ये सब, तो उसका भी आपको निकलता जाए वैल्यू, जो प्राइस है, कॉस्ट आपने एक्चुअली लगाया है। रेंट फिक्सेशन बेस्ड ऑन उस पे होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जमीन का, बाकी चीज़ों को देखते हुए रेंट फिक्सेशन किया जाता है। देखेंगे अभी। टैक्सेशन हो गया, किसी चीज़ का अगर टैक्स भरना है, ठीक है, उसमें हो गया। असेसमेंट ऑफ स्टैम्प फीस हो गया, वेल्थ टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका जैसे होता है ना कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, तो मान लीजिए कोई एरिया आ गया, ठीक है, जिसको एक्विजिशन करना है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। मतलब जो वहाँ का ऑनर है, जो जिसका ज़मीन है, उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर जो वैल्यूएशन से उसको पैसा दिया जाता है, और फिर वो एक्विजिशन किया जाता है, ताकि उस पर प्रोजेक्ट हो सके, बन सके। पार्टीशन वगैरह है, मान लीजिए प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है, तो वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसमें भी आपको उसका नेसेसिटी पड़ेगा वैल्यूएशन का। तो जैसे कहा जा रहा है, फॉर बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी की बात करें, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बाय और सेल अ प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, लैंड, फैक्ट्री एक्सेट्रा, इस वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड, जैसा कि अभी आपने हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोर्टगेज जो हो गया, मतलब टू रेज लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब गिरवी रखते हैं ना कुछ, उस तरह की बात कह रहा है ये, तो वहाँ वैल्यूएशन चाहिए। रेंट फिक्सेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या है, आपको वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। टैक्सेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी यहाँ दिखते हो बिल्डिंग वगैरह है, तो अगर म्यूनसिपैलिटी जो है वो क्या है, टैक्स आप पे देती है। जो म्यूनसिपैलिटी में अगर आते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका प्रॉपर्टी है और नगर निगम में आते हैं तो उसका एक टैक्स लगता है, ठीक है। तो ताकि वो क्या होगा, उस टैक्स से क्या होगा कि उसके मतलब अगेंस्ट वो क्या होगा, जो आप वहाँ रह रहे हैं उसका साफ सफाई हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब प्रोवाइड होता है, तो वहाँ पे टैक्स लगता है। असेसमेंट ऑफ स्टैम्प फी हो गया, मान लीजिए है, उसमें क्या होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो क्या करेगा, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है उससे क्या करेगा कि वहाँ पे कंपेरिजन करके जो इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह है वो सबको कंप्यूट करके निकालेगा, असेसमेंट करेगा, ठीक है। किसी भी ऑनर के लिए ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। वेल्थ टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट फिक्स कर दी है, ठीक है, वैल्यू जो है, स्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, तो उस पर एक वेल्थ टैक्स लगता है। मतलब आपके पास धन है, ठीक है, बहुत, उस पर क्या होगा, टैक्स लगेगा आपको। तो वो सब चीज़ें हैं, तो सब में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हर केस में सब एसेंशियल है। व्हेन प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड, द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी टू असेस द गिफ्ट टैक्स। मतलब गिफ्टेड मतलब कि बहुत बड़ा अगर कॉस्ट प्राइस है, गिफ्ट कर रहे हैं, मान किसी को बिल्डिंग आप गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को होता है, किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, एसेस होगा, वैल्यूएशन होगा उसका, कितना वैल्यू उसके पास है। कंपल्सरी एक्विजिशन की बात की, जब किसी का भी होता है ना, जब वो जो बात कर रहे थे कि लैंड की जरूरत पड़ी कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। फिर पार्टीशन की बात करें, किसी प्रॉपर्टी का मान लीजिए शेयर है, ठीक है, कोई ऑनर है और वो जो ऑनर जो है शेयर है, पार्टनरशिप में चल रहा है कोई प्रोजेक्ट, तो उसका पार्टीशन करना होगा, तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा ताकि सबको बराबर बराबर मिल सके। उसके बाद जो इंश्योरेंस वगैरह है, ठीक है, तो उसका इंश्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए उसका फिक्सेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली फिक्सेशन का मतलब ये है, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट इज वैल्यूएशन, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, तो आप ये सब लिखेंगे, ठीक है। नेसेसिटी पूछे, पर्पस पूछे, तो आप इससे मिला के लिखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि क्या नेसेसिटी क्या है या पर्पस क्या है वैल्यूएशन का। तो जो जब ये पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप मतलब और पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या मनोज, सर आवाज कट रही थी। अब आ रहा है आवाज क्या? यस सर। तो देखिए इसमें आपको मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें वैल्यूएशन, डिफाइन वैल्यूएशन, ओके, एंड यस राइट द नेसेसिटी ऑफ द वैल्यूएशन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यही 10 पॉइंट, ठीक है, या आपके मन में जो आता है, जहाँ भी आपको लगता है कि वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, आप वहाँ लिख सकते हैं।
तो बेसिकली जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग से बेस्ड है, तो आपको क्या ज़्यादातर किस पे रहना है फोकस, की जो कंस्ट्रक्शन है उससे जुड़े रहे हम लोग, जो बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स है जो बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है, तो उसका वैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो उसमें ज़्यादातर ये है वैल्यूएशन का। अदरवाइज छोटे मोटे लेवल पे होता है, ठीक है, बट उसको हम लोग उतना ये गौर नहीं करते हैं कि वैल्यूएशन ही है वो चीज़, लेकिन सारा काम वैल्यूएशन ही है। जो भी छोटा छोटा चीज़ बोले, छोटा छोटा चीज़ आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और एसेस कर रहे हैं उसका वैल्यू, तो सब में वैल्यूएशन की जरूरत है, सब हम लोग करते भी हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, यस क्या समझ गए ये चीज? यस सर। वैल्यूएशन से क्या समझ में आया, किसी को बताइए कोई। सर कोई भी हम लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी सामान में बनाने में उसका जो लैंड का प्रॉपर्टी है उसको बनाने का कॉस्ट सब हुआ, तो उसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसी को कहते हैं वैल्यूएशन। हाँ बिल्कुल, तो वो प्रोसेस हो गया। और इसका क्या नेसेसिटी है, टाइम के कौन साथ बताएगा? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है सर। हाँ ये हो सकता है, मतलब वैल्यू तो क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं डिमांड बढ़ी, जैसे अभी आप देखिए प्रेजेंट केस की बात करें, प्रेजेंट केस में कैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या हो रहा है, जो कुछ जो देखते होंगे कुछ कुछ जगह पे दुकान वाले जो है अपना जो भी सामान है, तो उसको वैल्यू अभी बढ़ गया है आपके लिए, यस सर। किसी का भी वैल्यू बढ़ गया कि नहीं वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो आप जो है उसको खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, टाइम ऐसा आ गया है कि अभी हर सामान का वैल्यू बढ़ गया है एकदम, मतलब चावल आटा जो भी होता है अभी सबका बढ़ गया है। सर प्लस अभी देखिएगा तो, हाँ एक कच्चा तेल जो था उसका रेट बहुत ज्यादा गिर गया है। हाँ, तो कुछ चीज़ों का गिरेगा, कुछ चीज़ों का गिरेगा क्योंकि डिमांड घट गया है ना, जैसे गाड़ियाँ नहीं चल रही है, पेट्रोल यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो सप्लाई एंड डिमांड यहाँ पे क्या है, जैसे कि डिमांड घटा किस चीज़ के लिए, तो उसका सप्लाई पे भी इफेक्ट हो जाएगा, तो उसका रेट घट जाएगा, वैल्यू घट जाएगा, तो वो चीज़ है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू डिपेंड करता है सिचुएशन जो है आपका उस पे, टाइम पे कि कैसा है अभी। ठीक है, तो उसमें वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी जब भी इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो कुछ डेफिनेशंस आप देखिए, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू की बात करें तो तीनों यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें हैं, बट आपको लोग जो है इसको हमेशा सिमिलरली ही बोलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस वैल्यू। तो किसी को आइडिया है कॉस्ट प्राइस वैल्यू कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फर्स्ट प्राइस का होगा सर। सर कॉस्ट विथ में एन जो है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके बताइए, कोई एग्जाम्पल देके बताइए, हाँ। सर जैसे माना कि हम कोई वस्तु बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम्म जहाँ पे वस्तु बन रहा है तो वहाँ पर लैंड जो है उसका कुछ रेंट होगा बनाने के लिए, रेंट उसका रेंट हम्म जोड़ेंगे। उसके कंस्ट्रक्शन में हम्म जो कॉस्ट, तो वो मेरा जो जिस एक्चुअल कॉस्ट लगा कंपनी को उसको बनाने में, क्रिएट करने में, वो कॉस्ट हुआ। हम्म और हम्म प्राइस का, और जो उसमें कॉस्ट हो गया उसका, उसमें प्लस ऐड करके वो जितना फायदा लेगा, तो वो हम्म, प्राइस चाहता है ग्राहक के पास। अच्छा, ठीक है, ये वो तो प्राइस हो जाएगा, उसमें अगर हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर दें, ठीक है, हाँ। बाकी और भी टैक्सेस को ऐड करिए, ये करिए वो करिए, तो प्राइस बनता है ना, समझे? होता है ना, सर्विस के सर्विस टैक्स है, ये है वो है। आप देखेंगे किसी भी अ, वस्तु को आप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं दुकान से लाते हैं, तो आप देखेंगे उस पर, तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल ये दिस लिखा रहता है ना, टैक्सेस और यस ये सर। सब इंक्लूड है, प्लस वहाँ प्रॉफिट ऐड रहता है मैन्युफैक्चरर का, कि जब बनाए हैं तो एक प्रॉफिट उसको भी जाता है, अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्रोड्यूस, उसका प्लस है प्रॉफिट का ऐड होता है, तो सर प्राइस आवाज हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट, आवाज कट, ठीक है, आ गया सब लोग? जी सर। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, प्राइस है और वैल्यू, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो अभी वो क्या एक्चुअली है, जो एक्चुअल अमाउंट जो है आपको किसी भी कमोडिटी को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो लगता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आप बोल सकते हैं, जो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा, दैट इज द कॉस्ट, जो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो आपको खर्च हुआ है किसी भी चीज़ को बनाने में, तो वो हो गया आप, मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कोई भी आपका जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम लैंड ले लें, ठीक है, लैंड का कॉस्ट ले लें जो ज़मीन है, प्लस उस पर जो कंस्ट्रक्शन हमने कराया उसका कॉस्ट ले लें, दोनों को ऐड कर दें, तो वो उस प्रॉपर्टी का हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो वो आपका एक्चुअल
कॉस्ट हो गया उस केस में। बट जैसे कि हम लोग उसको सपोज हम लोग फिर उस प्रॉपर्टी में अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर दें, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट ऐड कर दें, या किसी कमोडिटी में हम लोग किसी जो प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर है उसको ऐड करके, ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो वो प्राइस बन जाएगा। मतलब जो कॉस्ट होगा उससे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। कुछ कुछ उसमें टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, जो और भी कॉस्ट होते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, ये करना है, तो वो सब टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब ऐड होता है। तो ये सब आप देखेंगे कुछ कुछ कॉस्ट जो है एक्चुअल वो आपको वो कम है और लेकिन प्राइस ज़्यादा है। तो प्राइस वो हो गया जिस पे आप क्या करते हैं, जो आप लोग खरीदते हैं, जिस पे आप बाई करते हैं कोई भी कमोडिटी को, दैट इज द प्राइस, है ना। मतलब दुकान से आप जो चीज़ खरीद रहे हैं तो वो एक्चुअली उसका प्राइस हो गया। क्या क्या मनोज? यस सर। जैसे आप जैसे यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक पेन ही खरीद रहे हैं एक भी दुकान में 5 रुपए में, इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपए में अगर आपको मिल रहा है, लेकिन उसका जो कॉस्ट होगा वो 2 ही रुपये होगा, है ना। कॉस्ट जो यस होगा सर। उसको बनाने में उस 2 रुपया लगा होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब आया आपके मार्केट तक पहुंचा, तो यहाँ तक आने में उसमें जो प्रॉफिट है मैन्युफैक्चरर का, जो उसमें टैक्स वगैरह है, उसको ऐड करते करते आपका इतना हो गया। ठीक है, तो ये चीज है आपका कॉस्ट। और अगर बात करें कि वैल्यू की, तो वैल्यू क्या चीज है, क्या लगता है वैल्यू क्या है? सर जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु के बदले पहले हम लोग सामान के बदले सामान चेंज करते थे। जैसे माना कि 5 केजी गेहूं के बदले 5 किलो चावल लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि हम लोग रुपये करते हैं, रुपया देते हैं बदले में वो सामान देता है, तो उसका कुछ वैल्यू है, कुछ रुपए का वैल्यू होता है, उसके अनुसार से हम पे करते हैं। वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यही पेन आपने खरीदा, ठीक है, पेन खरीदा और जब आपको लिखने, सर हाँ, जब सर मार्केट में यही पेन मतलब कम हो जाएगा और इसका मतलब आदमी खरीदने वाला ज्यादा हो जाएगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वैल्यू, ठीक, हाँ वैल्यू, हाँ तो यहाँ वैल्यू से समझिए क्या हुआ, वैल्यू से, वैल्यू मतलब हुआ कि जो यूजर है, जो हम लोग हैं, वैल्यू मतलब वर्थ हो गया। वैल्यू जो है वो मनी नहीं है, वो पैसा नहीं है। भली जो वैल्यू है आपको, उसको आप मनी के फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं। वैल्यू मतलब कि उसका क्या, मतलब क्या कहने का, कि उसकी वो इम्पोर्टेंस की कितना तरह। वर्थ है आपके लिए, वर्थ ऑफ यूटिलिटी क्या है, समझे, वर्थ। तो उसका क्या आपके लिए मायने रखता है वो चीज, वो है आपका वैल्यू एक्चुअली। जैसे मान लीजिए आप ये पेन खरीद रहे हैं, आपको पेन ये बहुत पसंद है, ठीक है, और आप बहुत पसंद है और रहे हैं, और अच्छा हुआ तो आपने यूज कर लिया। मतलब ये हुआ कि आपको, आपने 5 रुपए का जो आपको प्राइस लगा, उसका आपने पूरा का पूरा वैल्यू उठाया, इसलिए आपका इसके लिए जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया क्या, जो आपने वर्थ, जो यूज किया आपने उसको लिखने में, लिखा आपने, कंप्लीट यूज किया, मतलब वो वैल्यू उसका आपको क्या हुआ, जो प्राइस था उतना वैल्यू आपने उठा लिया। तो वैल्यू क्या हो गया कि बोल सकते हैं कि ये जो है जितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, और जो प्राइस रेशियो है उस तरह से बोल सकते हैं कि जो प्राइस जितना लगाया उसका उतना आपको आउटपुट मिला मिला कि नहीं, उस तरह से। तो ये वर्थ ऑफ यूटिलिटी है, जो आपका वैल्यू है किसी भी चीज का। तो मान लीजिए अगर हो सकता है कि ये पेन जो है आपने लिया, लेकिन ये आपको आगे चल के पसंद नहीं आया, आप लिख नहीं पाए, फेंक दिए ऐसे ही, फिर उसका क्या वैल्यू रहा, वैल्यू हुआ? तो वैल्यू नहीं हुआ, फिर उसका आपको वैल्यू कम मिला एक तरह से। 5 रुपए का आपने पेन लिया था, बट आप उसको कंप्लीटली यूज नहीं कर पाए, आपको पसंद नहीं आया, और अपने बीच में उसको बदल लिया, चेंज कर लिया, और उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया, मतलब उसका वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, वो चीज़ है एक्चुअली वैल्यू, समझ रहे हैं। यस सर। तो वैल्यू जो है ये आपको डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया, ठीक है, आपने अपना घर बनाया, और वहाँ जो है आपका जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा लोकेशन है, बीच मार्केट में है, रोड साइड पे है, ठीक है, दोनों तरफ रोड आपको दिख रहा है, ठीक है, घर के। तो वो क्या है, उसका जो लोकेशन है, उस लोकेशन के रहने के कारण जो उसका वैल्यू होगा कितना बढ़ जाएगा, सोचिए तो, बढ़ेगा। वही घर यस आपके सर। गांव में बनाए, वही घर आप शहर में बनाए, तो दोनों में वैल्यू का डिफरेंस शहर का समझ में आ वैल्यू रहा है। ज्यादा हो जाएगा। यस सर।
वैल्यू यहाँ 60 वाला ज्यादा का होगा, ज्यादा वहाँ का रहेगा। वैल्यू कम यस। है ना। यस सर। तो अगर यस सर। सिविल इंजीनियर केस की बात करें तो जो प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू हो गया प्रॉपर्टी को, उसका क्या यूज है, कितना यूज कर पाएंगे, प्लस वैल्यू जो है टाइम के साथ ये वेरी करते रहेगा, डिमांड के साथ वेरी करते रहेगा, ठीक है। और जो वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो जो है आपको कॉस्ट के सेम नहीं रहेगा, ज्यादा रह सकता है, कम हो सकता है। जैसे अभी अ- आशुतोष ने एक अच्छी बात कही कि जैसे कच्चा ऑयल है, ये उसका प्राइस है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग पेट्रोलियम जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल को यूज नहीं कर रहे हैं, डीजल यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं सपोज, क्योंकि जो होता था एक्चुअली, जो लॉकडाउन से पहले हो रहा था, काफी ज्यादा हो रहा था, ठीक है, तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था, है ना, उसमें पेट्रोल का वैल्यू ज्यादा था। अभी देखेंगे तो उसका वैल्यू घट गया है, ठीक है, लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लोग घरों में बैठे हैं, तो वो क्या है, आपका सप्लाई डिमांड जो है घट गया। तो ये डिमांड सप्लाई रेशियो पे भी वैल्यू डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका, अभी आपने कहा कि जो लोकेशन है, आप गांव में घर बनाए, शहर में बनाए, तो भी वैल्यू का डिफरेंस दिखा होगा। तो ये चीज बेसिकली डिफरेंस है। तो यहाँ एक अच्छा सा टेबल आपको दिख रहा होगा। तो कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, आपको तीन चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो कॉस्ट इज द फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी, मतलब कॉस्ट क्या होगा, किसी चीज को बनाने में जो होगा फिक्स्ड है कि इतना कॉस्ट लगा, तो वो फिक्स्ड है कि इतना कॉस्ट में वो बन गया। एक पेन जो है बनाने में आपको 2 रुपया लग रहा है, मतलब उतना लगेगा 2 रुपया फिर से उसको बनाने में, वो फिक्स है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ, उसके बाद देखिए, कॉस्ट इज फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी इन कॉस्ट, प्राइस वेरीज विद परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और मैन्युफैक्चरर। तो प्राइस जो है, जहाँ जैसा प्रोविजन है, जैसा वहाँ पे प्रॉफिट का, टैक्स का प्रोविजन है, उस तरह से एडअप होकर प्राइस का चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपने जीएसटी वगैरह सुना होगा, ये सुना होगा, तो जीएसटी देखते होंगे, कुछ चीजों के लिए कम कम है, उसके लिए ज्यादा है, किसी के 9% है, किसी के 18% है, किसी के लिए 12% है ना। तो उससे क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो कुछ चीजों का प्राइस मतलब थोड़ा सा कम है, ठीक है, मॉडरेट है, जो आपको आराम से खरीद लेते हैं। कुछ का प्राइस ज़्यादा हाई हो गया है। तो वो सब क्या हुआ, वो एक्चुअली कॉस्ट जो था, उसका कॉस्ट तो वही रहा होगा, ठीक है, उसको बनाने में। लेकिन फिर क्या हुआ, जो प्राइस जो है उसका वो बढ़ गया, बिकॉज ऑफ जो टैक्सेस हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट है, तो वो सब चीज़ करना। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू जो है आपका, उसका यूटिलिटी, उसका वर्थ है कि आपने कैसे उसको यूज किया और आपके लिए वो क्या फायदा दिया आपको, तो वो फायदा हो गया एक तरह से, तो वो वैल्यू हो गया, ठीक है। तो वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स एंड कैन चेंज विथ टाइम, और जो सप्लाई डिमांड का रेशियो है उससे चेंज होगा। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम इन डिफरेंट पार्ट्स इन अ पार्टिकुलर सिटी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगा, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो कॉस्ट होगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है, जहाँ भी जाएंगे वो तो सेम रहेगा। मैन्युफैक्चर कॉस्ट सेम रहेगा, अगर एक ही तरह की चीज़ बना रहे हैं, एक ही स्पेसिफिकेशन का कोई भी हम कमोडिटी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ को बना रहे हैं। The price of the property can change with respect to time depending upon the demand and supply, और प्राइस भी वेरी करेगा, आपको जगह जगह से वेरी करेगा, हर स्टेट में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, हर जगह आपको प्राइस भी चेंज होगा। प्लस इसमें क्या है, आपको टाइम पे भी डिपेंड करेगा, डिमांड पे भी डिपेंड करेगा, और ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपको डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो अपना जो मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना जो मैन्युफैक्चरर है, जनरली सब जो कमोडिटी है उसकी बात करेंगे, तो उसमें आपको कहीं पे परसेंटेज बढ़ा दिया अपना मैन्युफैक्चरर, तो उससे आपको नुकसान होगा, मतलब ज़्यादा प्राइस भरना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो ये होता है, कभी कभी ये चीज़ इलीगल चीज़ भी होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब उसका डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस को बढ़ा देते हैं, होता है ना ये सब चीज़ें, यस। ठीक है। जैसे अभी भी कुछ यस जगह सर। पे ऐसा न्यूज यस सर। आता है कि प्राइस को बढ़ा के लोग बेच रहे हैं, तो अभी है सर एक्चुअली जैसे सर इसी पे आप, लॉकडाउन में सर हाँ, तो यही प्राइस जो है इसी पे आप खरीदते हैं, तो आप बेसिकली कॉस्ट पे नहीं जाते हैं, आपको कॉस्ट बिल्कुल पता नहीं होगा किसी भी चीज़ का। जैसे अभी मान लीजिए आप 20 लीटर का बोतल जो पानी रोज पीते होंगे, है ना, यहाँ रहते भी हैं तो रोज आता है पानी, आप पी रहे हैं, बट उसका एक्चुअल कॉस्ट आपको पता होगा कितना होगा, कोई अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। यस सर, 12 रुपया सर। 12 रुपया कॉस्ट होगा। यस सर, 12 रुपया में दिया जाता है सर। दु- 12 रुपया मिल जाता है, और आपको देता कितने में है। यस सर, 12 रुपया में सर, 20 में सर।
तो ये 8 रुपए का जो गैप हो गया वो क्या हो गया, वो अपना प्रॉफिट जोड़ के और ये करके दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, प्लस उसके लिए अलग गाइडलाइंस है कि कितना क्या प्रॉफिट, कितना क्या चीज़ है, कितना टैक्स और ये ऐड होना, वो सब अलग है। लेकिन जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, यही क्या है, डिफरेंस हो गया प्राइस और कॉस्ट के बीच का। जो मतलब कॉस्ट है वो कम रहता है जो उसको बनाने में लगता है, और उसके बाद जो प्राइस देखेंगे आप तो उसको बढ़ा रहता है। तो जनरली अगर आप जैसे 1 लीटर का पानी का बोतल लेते होंगे, जो पैकेज वाटर की बात करें, तो जो अगर कभी आपको मौका मिले कहीं आप जाइएगा देखिएगा, तो देखिएगा कि उसका एक बोतल बनाने में आपको 2 रुपया 3 रुपया लगता है बस, समझे। 2-3 रुपया 4 रुपया लगता होगा, उतना ही लगता है उसमें मुझे लगता है। और क्योंकि बहुत पहले मैंने देखा है कि 2-3 रुपये उसका कॉस्ट आता है, ठीक है, 3 से 4 रुपये आता है, सॉरी। तो उतना आता है, उसके अलावा सोचिए कि वो आपको मिलता होगा 10 रुपये में, मार्केट में मिल रहा है, तो उसमें कितना कुछ ऐड हो रहा है, प्लस प्रॉफिट ये सब ऐड होके कितना उसको मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कॉस्ट जो है वही लगेगा, ठीक है। उसमें क्या कॉस्ट लगेगा, बोतल का कॉस्ट लगा, ठीक है, तो कुछ पैसा लगा होगा। पानी जो है उसमें 1 लीटर पानी भरना है, वो लगा, बस उसमें रैपर लगाया भेज दिया आपके। तो उसमें बेसिकली कॉस्ट जो है 3-4 रुपये का होगा, प्लस उसका अलग चार्जेज है, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स देगा, जो उसका प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, उसके हिसाब से उसको जो मतलब जो इनकम है उस पर टैक्स देगा, ये देगा वो देगा, तो हर चीज़ को वो इंक्लूड करके आपको प्राइस बना रहा है। तो हम लोग जो खरीद रहे हैं दैट इज द प्राइस, हम लोग प्राइस पे खरीद रहे हैं। हम लोग देखते हैं लिखा रहता है किसी भी चीज़ में कि MRP रहता है ना, यस MRP देखते हैं, MRP लिखा रहता है मतलब मैक्सिमम रिटेल यस सर। प्राइस, है ना। तो MRP में आप देखते होंगे कि जितना रुपया हम उस पर ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि MRP से कम पे भी मिलता है कुछ सामान, है ना। तो जब मतलब वैल्यू गिर जाता है, किसी चीज़ का वैल्यू कम हो गया, तो आप कभी कभी उसका MRP को घटा के ही बेचा जाता है ना। तो ये सब चीज़ होता रहता है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू को आप मनी के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि वो मनी है, कोई पैसा नहीं है वो चीज़, वो वैल्यू है, वो वर्थ है, ठीक है। वो यूटिलिटी करने, इसको यूज करने का और बेनिफिट कितना मिल रहा है आपको, वो चीज़ है एक तरह से। The value of the property will be determined by its location, demand and supply. Okay? तो ये Yes. चीज़ है। तो मनी के फॉर्म में अगर समझना है आपको तो कॉस्ट और प्राइस को समझिए, लेकिन वैल्यू को आपको उसका वर्थ से समझना है, ठीक है। उसकी कितना वो यूजफुल हुआ आपके लिए, उससे समझना है कि वो वैल्यू है किसी भी चीज़ का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स इट्स वर्थ और यूटिलिटी। तो इसका क्या गुण है देखिए वैल्यू का। तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स इट्स वर्थ और यूटिलिटी। तो वर्थ और यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, जो उसका यूजफुलनेस है, कितना आपके लिए फायदेमंद हुआ, वो चीज है, सर स्क्रीन को ठीक है। सर आगे बढ़ाइए सर, दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन तो दिख रहा है सबको, विजुअल है। दिख रहा है सर। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स वर्थ और यूटिलिटी दिख रहा है, सर ठीक किया है मैंने उसको। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मे हैव नो रिलेशन विथ वैल्यू। तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसका बेसिकली इससे कोई रिलेशन नहीं है वैल्यू के साथ, नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो कुछ और था, प्राइस हो गया, प्राइस के बाद फिर वैल्यू हुआ, तो वैल्यू का जो है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वैल्यू क्या है, उसका वर्थ है एक्चुअली, तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का एट अ टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका रेट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन अ शॉर्ट टाइम मे बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। तो ये डिमांड और सप्लाई जिस पर डिपेंड करेगा, और उसका वैल्यू आपको चेंज कर सकता है किसी प्रॉपर्टी का। द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ग्रेटली अफेक्ट वैल्यू। तो जो लोकेशन है ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। ये हर चीज़ में होता है, ये सब आपको वैल्यूएशन का बिजनेस में है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में भी है। खासकर जो बिजनेस वगैरह में देखते होंगे सब चीज़ होते रहता है, ये दिखता है उसमें। और कंस्ट्रक्शन में भी देखिएगा कि अगर मतलब अच्छा जगह पे कोई बना हुआ है, कोई अपार्टमेंट बना हुआ अच्छी जगह पे, तो वहाँ पे जो रेंटर होते हैं, जो जिनको रेंट चाहिए, जो कमरा चाहिए, जो फ्लैट चाहिए, वो ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ ज़्यादा प्राइस भी भरने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो उसका वैल्यू है कि वो अच्छे जगह पे है। यही हम गांव में बना देंगे या थोड़ा आउटर एरिया में बना दे शहर से, तो वहाँ का वैल्यू घट जाता है ना। तो जनरली आप देखते होंगे जब यहाँ रहते होंगे कुछ लोग, जैसे हॉस्टल में नहीं रह पाते हैं, तो जो बाहर रहते हैं
वो देखते होंगे कि बाहर जो अच्छे अगर जगह पे चले जाएं, ठीक है, जैसे कटिहार की बात करें, आप मिर्चावाड़ी में चले गए, आप स्टेशन रोड में चले गए और फिर स्टेशन की उस तरफ चले गए, मेन मार्केट तरफ पे चले गए, तो वहाँ पे देखिए आपका रेंट क्या है ना। तो रेंट जो है हर जगह अलग अलग हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैल्यू है ना उसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, वैल्यू इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे आसपास में मार्केट है, ईज है, लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसके कारण वहाँ का वैल्यू बढ़ गया, और जो वैल्यू बढ़ गया इसलिए वहाँ का जो रेंट फिक्सेशन होगा तो रेंट भी वो वहाँ का बढ़ गया। समझ में आया? तो ये यस चीज़ें हैं, लोकेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू, तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन सा फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकता है उसका इस स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ वो हो गया। लाइफ, लोकेशन, मेंटेनेंस, लीगल कंट्रोल, डिमांड सप्लाई रेशियो, तो ये सारी चीज हैं, फैक्टर्स हैं जो कि आपको वैल्यू का अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए आप रिपेयर मेंटेनेंस जो है उस बिल्डिंग का नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, मतलब कहीं पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं मेंटेनेंस वगैरह, कहीं चौक हो गया, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ है, और आपने उसको ठीक नहीं करा है, कहीं टूट फूट हो गया, नहीं ठीक करा रहे हैं, तो क्या होगा? मेंटेनेंस सही नहीं होगा तो धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। लीगल कंट्रोल वगैरह है, मतलब कितना आसानी से लोग वहाँ रह पाते हैं, क्या आपने बॉन्ड भराया, कुछ कराया, जैसे होता है ना फ्लैट वगैरह आप लेते हैं तो बॉन्ड करना होता है कि आप इतने साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ होता है प्रॉपर्टी वगैरह में। लीज वाला जो सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो जो भी वैल्यू है वहाँ का वो सब इस तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। उसके बाद पर्पस फॉर विच वैल्यूएशन इज डन, उसका जो उसका फैक्टर है ये कि किसके लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं वो भी है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ? जब कोई भी रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन वो हो गया। तो जब इन्फ्लेशन होता है, नहीं होता है कि जैसे अभी किस चीज़ का दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन मतलब वृद्धि हो गया रेट में, समझे। रिटर्न्स फ्रॉम इट, ठीक है, वो भी फैक्टर्स है। फैसिलिटी एंड अम्यूनिटीज अवेलेबल, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी में अगर वहाँ पे माने बिल्डिंग ही है तो वहाँ पे वाटर सप्लाई लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब हर चीज़ डिपेंड करता है, उस पर आपको वैल्यू वेरी करेगा कि आप किस तरह का फैसिलिटी वहाँ दे रहे हैं। क्या आप लोग कोई हैं जो रेंट पे देते हैं, घर उर देते होंगे लोग रेंटर को? कौन है, कोई यस है? सर। यस कैसे सर। देते हैं? सर यहाँ जो विलेज का रेट है उस हिसाब से उस हिसाब से? 1000-1200 हाँ तो सिंपल रूम के लिए। हाँ तो वो चीज़ होता है, मतलब उसका वो क्या हुआ, वैल्यूएशन हो गया। वही वैल्यूएशन है कि वैल्यू के हिसाब से आप दे रहे हैं। मान लीजिए एक समय आएगा डिमांड बढ़ जाएगा तो आप वैल्यू बढ़ा दीजिएगा, है ना, आप उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप प्राइस बढ़ाइएगा, प्रॉफिट बढ़ाइएगा, ऐसा होता है। या प्लस होता क्या है कि एक्चुअली उसमें आउटगोइंग भी तो है, प्रॉफिट के साथ साथ आपको कुछ करना भी पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, तो सारी चीज आती हैं। ठीक है, उस सब को ऐड करके आप लेंगे ना, वही चीज होता यस। है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी खुद है, पूरे बिल्डिंग का आप भर रहे हैं, तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी जोड़िएगा ना रेंट में। तो ये सब यस सर। वैल्यूएशन का पार्ट है कि हम कैसे वैल्यू उस प्रॉपर्टी का डिसाइड कर रहे हैं। अब टाइप्स की बात करें, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू हुआ, स्क्रैप वैल्यू हुआ, सैल्वेज वैल्यू हुआ, स्पेकुलेटिव वैल्यू हुआ, डिस्ट्रेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, मोनोपोली वैल्यू हुआ, सेंटिमेंटल वैल्यू हुआ। तो ये सब क्या है, वैल्यूज के टाइप्स हैं। तो देखेंगे हम लोग है क्या एक्चुअली ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आता है आपको बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू जो है आपका वो चीज है, it is an amount shown in the account book for a particular year after making due provisions for depreciation of the previous year. Okay, तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रॉपर्टी का एक्चुअली क्या होता है, धीरे जो उसमें खर्च होता है ना, ठीक है, एक साल में मतलब जो खर्च होगा वो खर्च को निकाल दीजिए। मान लीजिए एक सिंपली समझिए, जो जैसे मान लीजिए जैसे आप कोई बाइक वगैरह खरीदे हैं सपोज, तो हर साल क्या होता है, जब देखिएगा कि अभी जो वैल्यू आपने मान लीजिए 50,000 70,000 में खरीदा, 70,000 में खरीदा, ठीक है, तो एक साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसमें एक साल बाद उसका वैल्यू 70 नहीं रहेगा, एक साल बाद वो फिर घट जाएगा। एक साल बाद मानिए 2,000 घट गया तो 68,000 हो गया। तो 68,000 जो हुआ, तो जो 2,000 आप देख रहे हैं वो क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हो गया, घट गया, समझे।
तो इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है, जो बुक वैल्यू अगर बात करेंगे तो बुक वैल्यू में मतलब जो अकाउंट बुक में आपका अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर ईयर में, ठीक है, और बाकी जो भी डेप्रिसिएशन है उसको आपने जो भी प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है उसको हटाने के बाद जो अकाउंट बुक में लिखा रहता है आपको अमाउंट, उसको हम लोग बुक वैल्यू बोल रहे हैं। जो आपको अकाउंट बुक में लिखा हुआ है वो आपका बुक वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रैप वैल्यू की अगर बात करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू क्या हुआ, जैसे आप सपोज कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसका लाइफ खत्म हो गया, समझ गए, उसका यूजफुलनेस खत्म हो गया, तो ए प्रॉपर्टी इज डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ यूजफुलनेस एंड देन इट कैन बी ब्रोकन इनटू सुटेबल units for disposal. The amount obtained by selling such units is known as scrap value. मतलब कोई बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हैं, उसका लाइफ खत्म हो गया मान लीजिए, उसको हम लोग क्या डेमोलिश कर रहे हैं, उसके बाद जो भी उसका यूनिट्स हुआ, जो भी चीज़ निकला उसको हम लोग बेच रहे हैं। जैसे ये सिंपली आप जो कबाड़ी वाला जो देखते होंगे गांव घर या हर जगह होता है, ये आप क्या होगा, कोई भी आपका कमोडिटी कोई भी चीज़ आप लाए टूट गया, उसको आप फिर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, होता है ना, प्लास्टिक वगैरह ये सब, वो सब भी आप देखते हो कि स्क्रैप वैल्यू में चला जाता है, जाता है। यस सर। क्या किसी घर में कुछ ऐसा हुआ है, टीवी वगैरह टूट गया हो, उसके बाद आपने उसको कबाड़ी वाले को बेच दिया, भाई ले जाइए, होता है? साइकिल टूट आपने गया था। इस्तेमाल नहीं होता है। तो साइकिल टूट गया तो आपने क्या किया, उसको टूट, उसका वैल्यू कैसे घट गया, घट गया ना। साइकिल आपने खरीदा होगा और जब आपने उसको स्क्रैप में भेजा होगा तो कितना उसका देखा था, प्राइस क्या था, क्या वैल्यू था उसका। तो कोई भी 228 प्रॉपर्टी का अगर मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग ही है, बहुत पुराना हो गया और उसका जो है यूजफुलनेस खत्म हो गया, वो यूज में नहीं रह पाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जैसे आप त्याग करते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो उसको आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन जो जो डेमोलिशन का काम करते हैं, डेमोलिश करके उसको हटवाएंगे, फिर हम लोग कुछ और कराएंगे। तो जो भी चीज़ उससे निकलेगा उसको बेचने में जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज स्क्रैप वैल्यू। मतलब स्क्रैप से जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो स्क्रैप वैल्यू है। तो स्क्रैप वैल्यू वगैरह ज़्यादातर आपको जैसे सरकारी विभाग वगैरह में जाएगा तो वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए स्क्रैप में हो गया, जैसे अभी रेलवेज वगैरह में देखिएगा तो कितना स्क्रैप पड़ा रहता है, देखें हैं? कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं रेल का पार्ट है, टुकड़ा है, यस सर। ये हाँ। तो स्क्रैप जो है आपको हर जगह दिखता होगा, देखे लेकिन सर। जो हाँ, तो उसको जो बेचने में उसको वैल्यू मिलेगा दैट इज स्क्रैप वैल्यू एक्चुअली। तो कोई भी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे कि ए प्रॉपर्टी इज डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ यूजफुलनेस एंड देन इट कैन बी ब्रोकन इनटू suitable units for disposal. The amount obtained by selling such unit is known as scrap value. तो ये आपको स्क्रैप वैल्यू हो गया। एक और चीज आता है, तो मतलब इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्क्रैप वैल्यू में आप एकदम नोट कर लीजिएगा कि इसको ब्रोकन लिखना होगा आपको, ठीक है। डिस्कार्ड करना है मतलब कि इसको डिस्पोज भी करना है आपको ब्रेक करके, तब जो वैल्यू निकलेगा बेच, उसके बाद जो सेल कीजिएगा उस चीज को, तब आपको जो वैल्यू निकला वो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। ऐसे देखिए अभी डिफरेंस पता चलेगा आपको। एक सैल्वेज वैल्यू होता है, सैल्वेज वैल्यू। तो व्हेन द प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिस्कार्डेड, ठीक है, एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड, जब उसका यूजफुलनेस खत्म हो गया, इज सोल्ड एज इट इज, ठीक है, इज सोल्ड एज इट इज, मतलब जैसा है उसी अवस्था में अगर आप उसको बेच रहे हैं, विदाउट बीइंग ब्रोकन इनटू पीसेस, बिना उसको तोड़े हम अगर बेच रहे हैं, द अमाउंट ऑब्टेन्ड of her and above the cost of its removal is known as salvage value. तो उसके बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा वो आपको सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम उसी में बेच रहे हैं, ठीक है, वो चीज हो गया, तो वो आपका सैल्वेज वैल्यू हो गया। मान लीजिए कि आपका साइकिल खराब हुआ, जैसे मनोज बता रहे थे, तो मान लीजिए आपने उसको बनाने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है, और उसको आपने ब्रेक भी नहीं, मतलब ब्रेक भी नहीं है, मतलब कुछ खराब हुआ, मान लीजिए कुछ जैसे किसी का नहीं होता है जो उसको चक्का लगा है वही टूट गया, बस वही बेच दिया, आपने उसको रिपेयर करने की कोशिश भी नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सैल्वेज वैल्यू हो जाएगा उसके बाद। मतलब आपने ब्रेक नहीं किया, मतलब अगर बिल्डिंग पुराना हो गया और हम उसको क्या किए हैं, उसी में बेच दिए कि आप ले जाइए, आपको जैसे करना है हटा लीजिए आप यहाँ से, तो वो सैल्वेज वैल्यू हो गया। तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें जो भी कॉस्ट आएगा उसका रिमूवल और इस सब का अमाउंट तो सारा आ जाएगा उसमें,
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपने उसको डेमोलेट कर दिया, ब्रेक करके तब बेच रहे हैं। वहां पे आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तब जो होगा, तब जो उसका वैल्यू निकल गया, दैट इज सैल्वेज वैल्यू। ओके, तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए कभी कभी लगेगा कि सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू सेम है, बट सेम नहीं है। स्क्रैप वैल्यू में आपको ये दिखाना है कि इट कैन बी ब्रोकन इनटू सुटेबल यूनिट्स, देन इट कैन बी सेल्ड। तो वो चीज़ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा आपको, टाइप्स ऑफ वैल्यू पूछा जाएगा, लिखना होगा। ठीक है, 4 नंबर में सब भी आएगा क्वेश्चन। एक और देखिए, स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये होता है, आपको इसका नाम सुने नहीं होंगे, नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये होता है। जैसे आप कहीं सुने होंगे कि इनिशियली कुछ तेज लोग होते हैं। ठीक है, स्पेकुलेटर मतलब क्या हुआ, जो खूब शातिर लोग होते हैं, दिमाग लगाने वाले स्पेकुलेटर्स। ठीक है, जो सटोरिया बोलते हैं आप, उस तरह का, जिसको पता होता है कि अरे फ्यूचर में आगे चल के कहीं इस जमीन का रेट बढ़ जाएगा, फ्यूचर में आगे चले कहीं ये जमीन बहुत काम आ जाएगा। मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चौर का जमीन, चौर मतलब क्या हुआ, जो खेत खलिहान है उधर का कोई जमीन है। ओके, और किसी को बेचने का है। ठीक है, और जान रहा है कि कोई ये बेचना चाहता है, प्लस एक चीज और वो जान रहा है कि सपोज कि वहाँ पे कोई फ्यूचर में, मतलब हो सकता है कोई प्लानिंग चल रहा हो कि उधर से कोई रोड गुजरेगा, है ना, सपोज कि उधर से कुछ और जाएगा। तो इस तरह का उसको अगर भनक लगता है, जानता है वो चीज, उसी फील्ड में वो घूम रहा है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि नहीं, इधर का जमीन का जो है बाद में वैल्यू बढ़ सकता है ना, बाद में वैल्यू बढ़ सकता है। तो वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा कि क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को, इस जमीन को अभी खरीद लें। तो एट दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम में वो खरीद लेगा, लेकिन आगे चल के उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए वो जो है जमीन जो है 50,000 रुपये कट्ठा खरीद लिया। ठीक है, 50,000 रुपये ले लिया, पर कट्ठा ले लिया, जितना कट्ठा जमीन था वो ले लिया, उसको पैसा दे दिया जो ऑनर था। ठीक है, वो भी बेचने में इंटरेस्ट था, उसको पता नहीं था कि अरे इसका वैल्यू, इस जमीन का कीमत आगे जाए क्या होगा, उसको पता नहीं है। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो एक पर्सन को, जो इंडिविजुअल है, जो उसके पास दिमाग है उस तरह का, जो उस तरह काम में लगा हुआ है, वो क्या करेगा, जमीन खरीद लेगा वहाँ का। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे और भी जमीन खरीदेगा जो भी है। तो एक पार्टिकुलर जमीन की बात करें, वहाँ खरीद लिया, तो वो जो जमीन खरीदा वो बहुत ही लो प्राइस पर खरीद लिया। ओके, बहुत ही लो प्राइस पर खरीद लिया, बट जैसे ही मान लीजिए वहाँ पे कोई, ठीक है, तो जैसे स्पेकुलेटिव वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई चालाक आदमी है, कोई इंडिविजुअल है, स्पेकुलेटर जिसको बोलते हैं, सटोरिया जिसको बोलते हैं, वो क्या कर सकता है कि जो जमीन कहीं का देखा मान लीजिए, ठीक है, जो लग रहा हो कोई बेचने वाला हो, ठीक है, खेत खलिहान का जमीन है, और उसको ये आइडिया है, उसको ये भनक है कि हाँ यहाँ पे आगे चल के कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई प्रपोजल तैयार हो रहा है, इधर से रोड बनेगा, इधर से गैस का लाइन जाएगा, इधर से पाइप लाइन जाएगा, इधर से रेल लाइन जाएगा, इधर से कुछ जाएगा। तो इस तरह से उसको पता है। तो वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में, उसके आसपास में जो जमीन होगा, उसको वो क्या करेगा, खरीद लेगा एट लो प्राइस। ठीक है, तो वो सस्ते दाम पे वहाँ खरीद सकता है, और सस्ते दाम पे खरीद लेगा, और जब धीरे धीरे कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब कोई रोड बन गया तो कुछ बन गया, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, उसका रेट बहुत बढ़ जाएगा, उसका प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। वहाँ पे लोग जो है चाहेंगे कि हम वहाँ घर बनाएं, हम लोग चाहेंगे कि वहाँ हम शॉप करें, दुकान हो गया, एक हो गया, तो वहाँ का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, अभी तो वो लो प्राइस पे खरीद लिया था, बाद में जाकर उसको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो लो प्राइस पे खरीद रहा है अभी, स्पेकुलेटर्स जो है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेकुलेशन वैल्यू। ठीक है, द परचेज ऑफ सच प्रॉपर्टीज बाय स्पेकुलेटर्स एट अ लो प्राइस इज द स्पेकुलेशन वैल्यू। समझे, तो ये चीज है। ठीक है, यस तो सर। मतलब होता है कुछ चीज, आपको वो ये एग्जांपल दिखा होगा, ये सब सुनते होंगे, हम लोग भी घर में सुनते थे ये सब चीजें, कि इनका जमीन ये ले लिया था, यस सर। अभी देखो, पता है ना, ये सब सुनते हैं, गांव घर में बहुत सुनते हैं। शुरू शुरू में गांव घर में ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ही जो फ्यूचर है या प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट का, तो वो सब चीज़ है। तो जो लो प्राइस पे नहीं, किसी को उससे खरीद लिए जमीन और फिर बाद में उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो जो लो प्राइस पे खरीदे हैं वही आपका क्या है,
स्पेकुलेशन वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसमें हम नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या हुआ? ए प्रॉपर्टी इज सेड टू हैव डिस्ट्रेस वैल्यू व्हेन इट कैन देन द मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मार्केट वैल्यू से भी किसी नीचे वैल्यू पे उसका वैल्यूएशन हुआ है और उस पर वो सेल हो रहा है, बिक रहा है, तो वो आपका डिस्ट्रेस वैल्यू हो गया। ठीक है, मार्केट रेट से भी नीचे पे जा रहा है, मतलब इस तरह का उसका डिमांड ही नहीं है और आप मजबूरी में बेच रहे हैं और मार्केट रेट से कम वैल्यू में मिल रहा है तो आप बेच दे रहे हैं, वो उसका डिस्ट्रेस वैल्यू हो गया। समझ गए? जैसे सर किसी जमीन का सर वैल्यू जैसे सर मार्केट 1 लाख है सर, उसको इमरजेंसी में से 50,000 चाहिए, उसी को कहते हैं सर डिस्ट्रेस वैल्यू। हाँ बिल्कुल, मार्केट में उसका बेचना पड़ गया। यस। ओके, तो वही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए हम लोग फिर अपने मार्केट वैल्यू की बात करें। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द वैल्यू एट विच इट कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट। किसी भी समय पे अगर उसको ओपन मार्केट में बेचेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा प्रॉपर्टी का वो मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक है, डिस्ट्रेस वैल्यू बोल रहे थे कि जो मार्केट वैल्यू से नीचे मिलेगा किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू, तो डिस्ट्रेस वैल्यू हो गया। एक और आइए, बोला वैल्यू, तो मोनोपोली वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जमीन कुछ ऐसे जगह पे है, कैसे लोकेलिटी में है कि वहाँ का मतलब आपको मुहमांगा जो है ना, नहीं बोलता कि मुहमांगा रकम मिल रहा है, कोई Yes. मुहमांगा राशि देने के लिए तैयार है, यस वैसा सर। कुछ प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसको बोलेंगे मोनोपोली वैल्यू। मतलब वो एक छत्र आपका अपना, आप जो बोलिएगा वो आप लोगों को दे देगा, आप लोग आपको देगा जो आप बोलिएगा, तो उस तरह का कोई वैल्यू होगा उसको बोलेंगे मोनोपोली वैल्यू। व्हेन लैंड इज नॉट अवेलेबल इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है, द लिमिटेड लैंड अवेलेबल विल हैव मोनोपोली वैल्यू। मतलब कोई जब से मान लीजिए शहर की बात करें, शहर में देखते होंगे कहीं कहीं छोटा छोटा जगह ऐसा देखते होंगे, कहीं कहीं पे देखते होंगे कि जमीन खाली पड़ा हुआ है, बाउंड्री करके रखा हुआ है, लेकिन लोग बेच नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं बेच रहा है लेकिन उसका जो वैल्यू होगा धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा और उसको वो मुमागा रकम देने के लिए लोग तैयार रहेगा कि अरे हमको ये जमीन दे दीजिए। ये होता है ना, तो ये सब चीज है। तो ये जमीन की बात नहीं, और भी चीज में हम बोल सकते हैं मोनोपोली वैल्यू की। कोई अच्छे जगह पे फ्लैट है, ये है, तो उसमें लोगों को एकदम चाहिए नहीं, हमको यहाँ चाहिए, यहाँ रहना है, तो उस तरह का होगा कि जो ऑनर होगा वो अपना मोनोपोली वैल्यू पे देख रहे थे, मोनोपोली वैल्यू। ओके, तो मोनोपोली वैल्यू में हम देख रहे थे कि जहाँ पे आपका कुछ स्पेस है, आपका लिमिटेड जगह कुछ ऐसा जमीन है वहाँ पे, और आपके पास वहाँ पे जमीन है उस एरिया में जहाँ पे ज्यादातर जमीन नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मुहमांगी रकम पे बेच सकते, प्राइस पे बेच सकते हैं। आप जो मांग कीजिएगा लोगों को देने के लिए तैयार रहेगा। तो वहाँ पे जो दैट इज द मोनोपोली वैल्यू, वो जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का उसको हम लोग मोनोपोली वैल्यू बोल रहे हैं। मतलब वही जमीन अगर कहीं दूसरे लोकेलिटी में रहता जहाँ पे बहुत सारा जमीन है, ठीक है, जहाँ रूरल एरियाज हैं वहाँ रहता तो उसका वो डिमांड नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन हालांकि वो क्या है आपका कुछ ऐसा स्पेशल लोकेशन में है तो आपको वहाँ पे प्राइस मिल रहा है, इसलिए वो उसका जो वैल्यू है उसको बोलेंगे हम लोग मोनोपोली वैल्यू। ओके, ठीक है। Yes, sir. एक और चीज तो होता है आपका सेंटिमेंटल वैल्यू। तो सेंटिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड और परचेज्ड अगेंस्ट द हायर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू ड्यू टू फीलिंग्स ऑफ द ऑनर और परचेजर, दिस इज नोन एज सेंटिमेंटल वैल्यू। तो मान लीजिए कि आपका कोई अपना घर है, ये होता है कि बाप दादा का घर है, बहुत पुराना घर है, तो आप क्या है कि सपोज आप जो है उसको नहीं बेचना चाहते हैं, ठीक है, और मान लीजिए परचेजर जो है उसको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको हमको लेना है, ठीक है, लेकिन आपका क्या है सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है, तो आप क्या है उसको हो सकता है कि नहीं बेचना चाह रहे होंगे, तो उसका क्या होगा कि जो लोग होंगे जो उसको जिसको लगेगा कि नहीं हाँ हमको चाहिए ही ये जमीन, अगर उसका उस तरह का वैल्यू है, ठीक है, या किसी को सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब भावनात्मक नहीं होता है, जुड़ गए आप उस जमीन से, सेंटिमेंट अगर आपको उसको जुड़ गया तो आप हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा वैल्यू पे बेचेंगे या बहुत ज्यादा वैल्यू पे खरीद भी सकते हैं।
होता है ना, कोई प्रॉपर्टी आपको लगेगा कि नहीं आपका उसमें भाव जुड़ा हुआ है तो आप खरीदेंगे। मान लीजिए कि ऐसा हो कि कहीं मतलब पास्ट में कि आपके जो पूर्वज हैं या पहले क्या हुआ कि वो जमीन जो था वो पहले आपका हुआ करता था, मान लीजिए वो उन्होंने बेच दिया, मजबूरी बस उन्होंने किसी को बेच दी, ठीक है, बेच दिया। और जब आप एबल हो गए, आप कमाने धमाने लग गए, आपके पास पैसा बहुत आ गया, फिर आप सोच रहे हैं नहीं वो मेरा जमीन जो था, मेरे बाप दादा का जो जमीन था, पूर्वज का जो जमीन था, हम उसको लेंगे, ठीक है। तो आप उस पर डिटरमिन हो जाएंगे नहीं हमको उसको लेना है, जमीन को खरीदना है। तो उसका क्या है, आपके साथ फीलिंग्स जुड़ा हुआ है कि नहीं हम उसको उस जमीन को लेना है हमको। तो इस तरह से जब वो आप जमीन लेंगे वहाँ, तो फिर वो वैल्यू बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। और ऐसा क्या होगा, फिर उसको आप कोई भी रकम देने के लिए तैयार रहेंगे और फिर आप उसको खरीद लेंगे। मतलब उस जमीन का वैल्यू उस तरह का नहीं है, मार्केट वैल्यू भी उसका वो नहीं है, फिर भी उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा देने के लिए तैयार हैं आप, बस और सिर्फ किसके लिए, क्योंकि आपका सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है। सेंटिमेंटल वैल्यू इसी को बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपका भावना, आपका फीलिंग्स आपका जो है उस प्रॉपर्टी से जुड़ चुका है, इसलिए आप उसको सेंटिमेंटल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। यस सर तो ये चीजें हैं। सर हाँ, सर फिर वो मोनोपोली और सेंटिमेंटल दोनों में तो वही हो रहा है कि सर वैल्यू तो दोनों में ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मोनोपोली में उसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव सीधा अलग हो गया ना, कि मोनोपोली मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आप ही का जमीन है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोकेलिटी अच्छा है, शहर में है आपका जमीन, लिमिटेड वहाँ पे जमीन अवेलेबल है, तो इसलिए आपका डिमांड वहाँ बढ़ गया है, तो इसलिए वहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ रहा है। फिर आपका वहाँ पे क्या है, मोनोपोली चलेगा, ठीक है, एक छत्र राज रहेगा आपका कि अरे मेरा जमीन है भाई, हम कैसे ही बेचेंगे, तो उस तरह का चीज है। तो वो वहाँ पे अलग बात है, वो मोनोपोली वैल्यू उसको बोलेंगे, इसलिए वो डिफरेंट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका फीलिंग जुड़ा है, भावना जुड़ा हुआ है कि नहीं हमको उसको लेना है। प्लस वो जमीन जो है किसी लोकेलिटी में भी नहीं होगा तो भी आप लेना चाहेंगे, हम गाँव की जमीन की बात कर रहे हैं, वहां पे आपका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ, आप खरीदना चाहेंगे, नहीं हम खरीदेंगे खरीदेंगे कितना भी लगे, तो वो बात है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस वहाँ वही है। मोनोपोली में क्या है, आपको कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ कुछ लोकेलिटी होने के कारण, कुछ उस तरह का फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल होने के कारण उसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एडवांटेज है उस प्रॉपर्टी में, इसलिए उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। बट अभी जो सेंटिमेंटल की बात करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो है क्यों उसका वैल्यू ज्यादा या कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यों यहाँ ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ा हुआ है। ओके, सर गवर्नमेंट सर जमीन जो खरीदती है सर, जैसे एनटीपीसी हुआ सर, रोड वाला सर, वो कौन सा वैल्यू से खरीदती है सर? तो उसका जो है प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, और उसको जो है एक तरह से बोलिएगा, ये तो नहीं बोलिएगा कि मोनोपोली वैल्यू सेंटिमेंटल वैल्यू कहेंगे, तो मार्केट वैल्यू से ही खरीदा जाता है, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू जो होगा उसको दिया जाएगा। बट कभी कभी होता है कि मान लीजिए लोग नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं ही देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपका जमीन है, अपना जमीन जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, आपका फीलिंग है जुड़ा हुआ, घर है या घर के साथ का जमीन है, नहीं देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपको थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है, थोड़ा बहुत अलग प्राइस दिया जाएगा, लेकिन जनरली जो है मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है, वो वैल्यूएशन जो होगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, ठीक है। ओके चलिए, तो डेप्रिसिएशन की बात करें अब, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या हो गया, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे ही इसका यूज करिएगा आप, ठीक है, जैसे ही आप बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे देखिएगा बिल्डिंग का क्या है, पेंट झड़ गया, पेंट झड़ गया, कहीं कहीं लगेगा शीशा टूट गया, कहीं खिड़की का ये टूट गया, दरवाजा कुछ हो गया, ये हो गया, तो होता है ना कि कुछ कुछ टूट फूट होते रहता है। तो जो प्रॉपर्टी का है उसका जो अगर यूज लाइफ के साथ क्या होता है, कुछ वियर टीयर, कुछ डिके, इस तरह की चीज से क्या होता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू थोड़ा थोड़ा घटता है, साल भर, साल दर साल थोड़ा 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 सा घटेगा। तो इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज लाइफ, वियर टीयर एंड डिके, ठीक है, will be gradually reduced due to its use, life, wear and tear, etc. And a certain percentage of total cost may be allowed as depreciation to find its present value. Usually a percentage of depreciation as per year is allowed. मतलब एक क्या होता है जनरली, एक depreciation एक साल में एक का सर्टन रहता है। जैसे अभी एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, एक बाइक जैसे आप खरीदते हैं, तो बाइक बाइक का जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो आप देखते होंगे
कि मान लीजिए जो बाइक आप लिए कि 60,000 में हमने शुरू में लिया, तो आप देखेंगे कि जो 60,000 में आपने लिया था, 1 साल बाद फिर उसका वैल्यू घट गया, ठीक है, 4,000 घट गया, 5,000 घट गया, तो उस तरह से घटते जाएगा। तो हर साल कुछ परसेंटेज, ठीक है, मान लीजिए 5%, 10% मानिए, वो घटते जाएगा। 10% आप घटाते जाइए, तो कुछ साल बाद पता चलेगा कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो बाइक का वैल्यू बचा वो स्क्रैप वैल्यू बचा। मतलब आपका बाइक जो है 5,000 10,000 का वैल्यू बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा। कोई लोग इंश्योरेंस कराए हैं, खुद से कराते हैं इंश्योरेंस? बताइए, कोई बाइक चलाते होंगे क्या निहारेंदु? सर क्या आइडिया है? नहीं सर, वो तो इंश्योरेंस होता है, मार्केट में होता है, तो पापा करते इंश्योरेंस होता है तो उसमें देखते होंगे ना वैल्यू, उसमें लिखा रहता है, हैं। यस सर, उसमें लिखा हुआ रहता है पहले। वैल्यू लिखा रहता है शुरू में। जैसे मानिए हम, जैसे आप बाइक खरीदेंगे तो उस समय उसका वैल्यू क्या रहेगा, जो आप प्राइस लिए उस तरह का उसका वैल्यू है। नया बाइक है, उसका वैल्यू हो गया 60,000 में लिया तो 60,000 वैल्यू है। यस सर, 1 साल टाइम बाद जाएंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, 55,000 हो जाएगा, बाद जाएगा 50 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इस तरह से साल दर साल वो घटते जाएगा, ठीक है। एक परसेंटेज उसका रहता है, उसी परसेंटेज से डिप्रिसिएशन होते रहेगा, क्योंकि उसका यूज कर रहे हैं आप। उसमें वियर टीयर हो रहा है, कहीं बाइक कभी होता है, कुछ टूट फूट हो गया, कुछ होता है ना कभी कभी, तो वो सब चीजें हैं। तो यूज लाइफ के कारण उसका क्या है, डेप्रिसिएशन होना है। किसी भी कमोडिटी की बात करें, सर किसी भी डीके चीज की बात मतलब क्या करें। होता है सर? डीके मतलब क्षय होना हो गया। डीके मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आप जैसे घरों में ही कहीं कहीं होता है ना कि कहीं प्लास्टर झड़ गया, ये झड़ गया, वो हो गया, तो डेटोरिएशन, डीके, वियर टियर, यही सब सेम चीजें हैं, ठीक है। चलिए और चीजें देखें। ऑब्सोलेशंस क्या है? ऑब्सोलेशंस क्या हो गया एक्चुअली? तो ये जो क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिकम्स लेस बाय इट्स बिकमिंग आउट ऑफ डेट इन स्टाइल। तो यहाँ नोट करने की बात क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटी अगर आउट ऑफ डेट हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो जाए, ठीक है, आउट ऑफ फैशन जनरली बोला जाए, तो उसका क्या हो जाता है, वैल्यू गिर जाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज है, जैसे मान लीजिए शुरू में क्या हुआ था, कंप्यूटर आया, डेस्कटॉप आया था, ठीक है, आया था ना। तो डेस्कटॉप आया था तो लोग डेस्कटॉप लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, लैपटॉप आने लग गया। जब जब लैपटॉप आया तो डेस्कटॉप लेना लोग कम कर दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कम हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। देखेंगे लैपटॉप का डिमांड ज्यादा हो गया, लैपटॉप का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया। जैसे अब मोबाइल की बात करें, पहले मोबाइल जो है छोटा मोबाइल आता था, ठीक है, यस सर, वो बहुत माना। कीपैड वाला आता था, कीपैड वाला टिप रहे हैं उससे, बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब तो उसका वैल्यू ही खत्म हो गया, अब वो 500 रुपये में मिलता है ना। शुरुआत में देखते थे कि बहुत लगता था, वही 4,000 जितना मिला से। वही बहुत लगता था। हाँ, तो वो था। अब जैसे अभी देखिए, अब स्मार्टफोन होने लग गया, धीरे धीरे स्मार्टफोन जब आया तो उसका डिमांड बढ़ा। उसके बाद देखिए जैसे ही नया नया चीज आते जाता है, पुराना चीज का क्या हो जाता है, जब आउट ऑफ कोई भी फोन, मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, जैसे अभी देखें कोई भी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, तो हर बार देखते हैं उसका वर्जन चेंज हो जाता है। इतना प्रो, तो वो हो गया, वो हो गया, तो अपडेट होते रहता है, होते रहता है। और जो पुराना चीज है उसका वैल्यू गिरते रहता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो कि आउट ऑफ फैशन हो गया, जो अब चल नहीं रहा है, जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह का जो चीज होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्सोलेसेंस बोल रहे हैं, उस टर्म को हम लोग बोल रहे हैं ऑब्सोलेसेंस। दस थ्रू द प्रॉपर्टी इज फिजिकली साउंड, यहाँ द होगा। हालांकि द प्रॉपर्टी जो है आपका फिजिकली साउंड है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिड्यूस ड्यू टू चेंज इन फैशन, ठीक है। न्यू इन्वेंशन अगर कहीं हो गया, इंप्रूवमेंट अगर हो गया डिजाइन वगैरह में, तो उस कारण से कुछ प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर जाता है, तो वो हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्सोलेसेंस बोलेंगे। तो जो जो लॉस हुआ, जो घटा इस तरह का, वही चीज आपका ऑब्सोलेसेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉस है, जो आप डेप्रिसिएशन देख रहे हैं या ऑब्सोलेसेंस देख रहे हैं, दिस बोथ आर बेसिकली लॉसेस, ठीक है। लॉस हो गया प्रॉपर्टी का उस तरह से। तो एक हो गया लॉस इसके कारण कि हमारा वेयर टियर हो रहा है या उसका यूज हो रहा है इसलिए, और एक इस लॉस इसलिए हो गया ताकि वो क्या हुआ, जो उसका फैशन है, जो स्टाइल है, ठीक है, उसका जो डिजाइन है वो क्या हुआ, आउट ऑफ डेट हो गया ओल्ड इसलिए। मॉडल के कारण। तो ये दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। ओके, ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, तो हम लोग थिंकिंग पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो अभी तक आप लोग इस चैप्टर में
यहाँ तक पढ़िए, डेप्रिसिएशन वगैरह समझिए। उसके बाद जो आगे पढ़ेंगे सिंकिंग फंड और फिर और भी चीज़ें, तो वैल्यूएशन का कुछ मेथड्स आएगा, ठीक है। मेथड्स उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो नेक्स्ट सेशन में वो सब करेंगे। ओके, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।